नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। और मंथन में आज हम बात करेंगे यूपी में होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की, जहां पर नए नए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पीडीए के फुल फॉर्म को लेकर जहां सियासी घमासान छिड़ गया है, तो अखिलेश यादव ने यहां तक कह डाला कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। खैर, ये बात लोकसभा चुनाव के बाद भी अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के समय भी कह रहे थे, लेकिन वो उस बात में सत्ता कितनी थी ये सबके सामने है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने एक चीज और कही कि पहले डायल 100 मिलाया जाता था तो पुलिस आती थी, पुलिस मदद करने आती थी, और जब से इन्होंने नंबर चेंज किया है, डायल 112 हुआ है, तब से पुलिस लूट जाती है, लूट लाती है। तमाम आरोप लगाए। इसी पर चर्चा आज करेंगे। लूट रही है योगी की पुलिस। यूपी में 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। इस समय सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रचार में लगी हुई हैं। यूपी उपचुनाव में प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अम्बेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा पहुंचे थे। यहां भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद के समर्थन में जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जहां सरकार की योजनाओं का बखान किया, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। योगी ने सपा के पीडीए का मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी बताया। वहीं कुंदुरकी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव ने कहा कि पहले की पुलिस तो फ़ोन करो तो मदद के लिए आ जाती थी, लेकिन अब फ़ोन करो तो पुलिस लूटने आ जाती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा का परिणाम पूरा देश देख रहा है। पीडीए इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया है। बीजेपी के चारों खाने चित हो गए हैं। ये लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। ये लोग नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी को अंग्रेजी नहीं आती। सीएम ने पीडीए का फुल फॉर्म गलत बता दिया है। ये दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं। वहीं इसके अगर बात करें दोनों राजनीतिक दलों की या सारे राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दल जीत हार के बयानों में पड़े हुए हैं। उन्हें मूल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए जनता सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई है। उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति या उन समस्याओं के निदान को लेकर कोई बात नहीं करना है। या यूं कहें कि विकास के मुद्दे तो गायब ही हो गए हैं। अब एक दूसरे पर नेता हमलावर हो रहे हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जब से ये 100 नंबर कुछ और नंबर हुई है, पुलिस वालों ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है। ये 100 नंबर, ये जितने लोग खड़े हैं प्रशासन के लोग, ये सब जानते होंगे कि ये 100 नंबर बनाया गया था इनकी सुविधा के लिए और जनता की सेवा के लिए। फोन करो पुलिस मदद के लिए आ जाए। अब तो फोन करो पुलिस लूटने आ रही है। ये कौन बदल रहा है ये प्रशासन को? क्या सरकार को नहीं पता? इतनी लूट मची हुई है। ये पहले बोरी में से चोरी कर रहे थे, अब पूरी बोरी चोरी हो गई। बताओ बोरी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये लोग ऐसे वैसे नहीं कमा रहे हैं। एक बार बड़े अधिकारियों को पता लगा कि एक थाने में बहुत कमाई हो रही है। वो बड़े अधिकारी पहुंच गए उस थाने में, रंगों हाथों पुलिस पकड़ ली। बताओ, रंगे हाथ पकड़ ली पुलिस को। और जानते हो, बताओ क्या कमाई थी उस थाने की? कभी आपने हिसाब किताब लगाया, सोचा कि क्या कमाई थी उस थाने की? 15 लाख रुपए प्रतिदिन कमाई थी। बताओ, ये सरकार अपने आप को ईमानदार बोल रही है?
मैंने 2 उदाहरण दिए हैं। अगर ये 2 उदाहरण गलत हैं तो बताए, कोई बताए हमें। जो इस जिले में अधिकारी हैं, 2 उदाहरण मैंने दिए हैं, करो कार्रवाई। बोलो अगर ये 2 उदाहरण गलत हों तो बता दो हमें। 2 उदाहरण दिए हैं। पूरी की पूरी सरकार ने पुलिस को चोरी पे लगा दिया। बताओ, ये बदनामी हो रही है उत्तर प्रदेश की कि नहीं बदनामी हो रही? मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। याद करिए, यही क्षेत्र है। खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था कि नहीं था? मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था। अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा, कमजोरों की जमीनों पर कब्जा किया, संपत्ति पर कब्जा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई और सरकार ने अपना वास्तविक रूप इनको दिखाया, तो राम नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी। खैर, अब देख ही लिया आपने दोनों लोगों का। एक तरफ कह रहे हैं कि थाने की कमाई बहुत थी और एक जन कह रहे हैं कि ये सब इनके शागिर्द थे। ना जाने कितने नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन मूल मुद्दे, मैं चाहता हूँ स्वास्थ्य पर चर्चा हो जाए। आज यूपी पीसीएस के दफ्तर के बाहर जो छात्र कर रहे थे, खैर अखिलेश यादव ने चर्चा की, उस पर बयान दिया कुंदुर्की में, लेकिन उस पर खुल के बात हो तो अच्छा लगेगा। सारे दल स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोज़गार की बात करें और देश कैसे प्रगति करे इसकी बात करें, ना कि ये बात करें कि आप की दाल काली है और आपकी दाल काली। खैर इसी चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में जुड़ा सुनील द्विवेदी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत है आपका। पूजा मिश्रा है, सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शीतला प्रसाद पांडे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। प्रमोद गोस्वामी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रमोद जी, लगातार कई डिबेटों में मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और उन डिबेटों में एक कॉमन चीज़ यही रही कि मूल मुद्दे गायब। बिहार का चुनाव मुझे याद है लगभग 2020 का, जब एक बयान ने पूरे बिहार की सियासत को बदलने की कोशिश की थी, वो था रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी। तेजस्वी यादव ने एक जगह बयान दिया था, शायद सिवान में ही दिया था। उसके बाद से सब लोग उस पर आ जाते हैं कि भाई एक युवा है, ये देखिए इसकी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग है, जिस तरीके से आरोप लगते हैं लालू परिवार पर उस तरीके की राजनीति नहीं हो रही है, बिल्कुल नए। और युवा वर्ग में काफ़ी जोश था। सरकार बनती गठबंधन की, रोजगार दिए जाते हैं, उसमें आरोप प्रत्यारोप है कि नीतीश कहते हैं मैंने दिए, वो कहते हैं मैंने दिए। उसके बाद यूपी में भी यहीं पर आया तो बिजली का बिल माफ, स्कूटी, कार और न जाने क्या क्या देने की बात हो गई। चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में मजे ले रहे थे। अब उपचुनाव है, ना उतना सीरियस कोई ले रहा है, और जो ले रहे हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे ये चुनाव नहीं है, ये 2 घरों में वो लड़ाई है कि तुमने मेरे घर के आगे कूड़ा कैसे फेंका, मैं तुम्हारे घर फेंकूंगा। तो यही चल रहा है, कोई मूल मुद्दे गायब हो चुके हैं। प्रमोद जी। विशाल जी, ये ऐसा नहीं है कि इस उपचुनाव में मूल मुद्दे गायब हो चुके हैं। मुझे लगता है कि लगभग दशक 1.5 दशक से
अब मुद्दों की, मूल्यों की और सिद्धांतों की राजनीति पूरी तरीके से तिरोहित हो गई है। बिल्कुल। अब चुनाव जो है वो जन सरोकारों के मुद्दों पर ना तो राजनीति के लोग लड़ रहे हैं और ना ही देश या प्रदेश की जनता मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है। दोनों ही बातें हैं इसमें। राजनेताओं को ही दोष नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है। वास्तविकता ये है कि अब देश की राजनीति पूरी तरीके से जातिगत कबीलों में बट गई है। जैसे पहले कबीले हुआ करते थे कि आपका कबीला, हमारा कबीला, इनका कबीला, उनका कबीला, तो वैसे जातिगत कबीलों में बट गए हैं। कितनी भी आप देख लीजिए, मतलब 24 का चुनाव देख लीजिए या इससे पहले का 19 का चुनाव देख लीजिए, 22 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, ये तीन तो आपके इसके जीते जाते उदाहरण हैं। गरीबी की क्या स्थिति थी, महंगाई की क्या स्थिति थी, बेरोजगारी की क्या स्थिति थी, ये तो आंकड़ों से साबित है और सामने परिलक्षित हो रही है। लेकिन इन आधार पर ना तो राजनीतिक दलों ने, चाहे वो विपक्ष हो, ये तो जिम्मेदारी विपक्ष की है कि सरकार की अगर कोई कमजोरी है तो उसको वो लेके आए और जनता के बीच में सरकार की उन नाकामियों को रखें या उनको ये आगाह करें कि ये गलत हो रहा है। जी। लेकिन वो ना तो विपक्ष कर रहा है और ना ही सत्ता पक्ष कर रहा है कि उसको मालूम है, सत्ता पक्ष को भी मालूम हो गया ये पिछले 1.5-2 दशकों में कि अब जनता के लिए कितना भी विकास कर लो। आप अटल जी का समय ले लीजिए, अटल जी के भी समय जब ये हुआ था तो अटल जी नहीं जीत पाए, कि वो जीत गए, नहीं जीत पाए विकास के मुद्दे पर। उसके बाद आ जाइए तो ये राजनीति जो है वो अब राजनीतिक दल भी समझ गए कि जनता के लिए कितना भी विकास कर दो, लेकिन वोट वो जातिगत आधार पर देते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो ये पीडीए बना। भाई पहले मतलब ये आधार था समाजवादी पार्टी के पास कि एमवाई फैक्टर है, फिर लगा कि इस एमवाई फैक्टर से काम नहीं बनेगा तो वो पीडीए सब पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अगले बगले सब ले लिए उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति बदल दी और वो भी अब उसको काउंटर पीडीए को 24 में जो उसके रिजल्ट आए उसके आधार पर उसने इस बार भी सब अगले बगले और पिछड़े और ये दलित और ये सब वैसे ही टिकट बांटने लगे। और इतना ही नहीं, अगर आप और पीछे चले जाएं, एक और लगभग 3 दशक पीछे चले जाएं, तो आप देखिए टिकटों का बंटवारा भी विकास के आधार पर, बेरोजगारी के आधार पर इस पर नहीं होता है। टिकट का बंटवारा होता है कि इस क्षेत्र में जातिगत समीकरण क्या है और उस आधार पर टिकट दिए जाते हैं। अधिकारियों की पोस्टिंग भी उसी हिसाब से होती है, मुख्यमंत्री का चयन भी उसी हिसाब से होता है, प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी जातिगत समीकरणों को कहीं ना कहीं ध्यान में रख के किया जाता है। तो जब पूरा एक सिस्टम ही वो पूरी तरीके से कबीलाई संस्कृत के इर्द गिर्द मंडराने लगा है, तो फिर ये व्यवस्था है कि वो ना तो सत्ता या मतलब राजनीतिक दल जो है वो कोई विकास के मुद्दों पर, गरीबी के मुद्दों पर, इन पर कोई मुद्दा बनाते हैं और ना ही सत्तारूढ़ दल बनाती है। तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था बन गई है। उसके लिए दोषी मेरी नजर में राजनीतिक दल भी है, शुरुआत उन्होंने ही की। उसके बाद ये जब राजनीतिक दल, ये जनता बट गई जातिगत समीकरणों में, कबीलों में, तो वो भी चाहे कितनी भी महंगाई हो, दलित कितना भी गरीबी में हो, दलित कितना भी पिछड़ा हो, लेकिन वो फिर देखता है कि हमारा जाति का कौन खड़ा है, वोट फिर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। गरीबी चुनाव के वक्त वो भूल जाता है, बेरोजगारी भूल नहीं, कोई जाता है। गरीबी मुझे लगता है ना, अभी मैं आज सुन रहा था झारखंड के पामरी में सीएम योगी आदित्यनाथ को, तो उन्होंने तो बहुत आज मुखर और बहुत ही एग्रेसिव मोड पर कहा कि ना बटेंगे, और किसी की जब बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि कोई काट सके। मैं अब देखिए, अब एक मतलब अब मुझे ताजुब हो रहा है कि इस तरीके के चुनाव प्रचार अब हो रहे हैं। नहीं विशाल जी, चुनाव प्रचार मतलब कितने घटिया लेवल पर आ गए हैं। मतलब और देखिए, इसके लिए मैं फिर बहुत ऑनेस्टली एज ए जर्नलिस्ट, इसके लिए किसी एक दल को दोषी कतई नहीं ठहराया जा सकता है।
न बटोगे कटोगे ठहराया जा सकता है। अगर बटोगे कटोगे की बात आ जाए तो आखिर ये बटोगे कटोगे क्यों आया? ये तुष्टीकरण की राजनीति पर आया। तुष्टीकरण की राजनीति किसने शुरू की, या किन लोग उसमें, कौन लोग शामिल थे? तब जब वो तुष्टीकरण की राजनीति हुई तो हिंदू और धर्म आ गया। और जब जब ये चीजें जब सारे समीकरण बन गए कि इंडिया गठबंधन बन गया, तो फिर उसके बाद कटोगे और बटोगे आ गया। तो ये जो स्थिति है, ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता का विषय है। राजनीतिक दलों को चिंतन करना चाहिए कि विकास के मुद्दे पर बात हो, बहस हो, और या उसको, अब आप ये भी देख, पिछले मतलब 40-42 वर्ष 45 वर्ष मुझे भी जर्नलिज्म में हो गए हैं, लेकिन अब ये पिछले 2-2.5 दशकों से देख रहा हूं कि अब जो सड़कों पर आंदोलन होते थे, चाहे वो बिजली को लेके हो, पानी को लेके हो, महंगाई को लेके हो, सड़क सूनी है। अब आंदोलन नहीं दिखाई देते हैं। या राजनीतिक दल या विपक्षी दल, चाहे वो भाजपा विपक्ष में हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन सपा या कांग्रेस विपक्ष में हो, वो खाली अब एक रिलीज कर देते हैं, जारी कर देते हैं कि वो छप जाए और हमारे एक वर्जन आ जाए। उसके लिए जनता के लिए, जनता के सरोकारों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए सड़क पर राजनीतिक दल नहीं उतरते हैं। तो ये जो स्थितियां बदली हैं, ये बदली परिस्थितियों का ही परिणाम है कि बटोगे के कटोगे। लेकिन खाली पोस्टों में आपको दिखाया जाएगा कि विकास ही हो गया, वो हो गया, ये भी छोड़ दीजिए। खैर अब वो पोस्टर भी नहीं मतलब दिख रहे ना, अब तो वो पोस्टर भी प्रमोद जी, अब तो सिर्फ एक ही पोस्टर दिख रहा है, एक रहोगे नेक रहोगे और बटोगे कटोगे और पीडीए जुड़ेगा और आगे बढ़ेगा तमाम। अब तो आजकल मैं ये सुबह उठता हूँ, मैं ये देखता हूँ आज किस जिले से क्या नारा लगा है। अब भाई ये देखिए, अब मतलब कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल ने विकास के मुद्दे का पोस्टर बनाया? किसी भी राजनीतिक दल ने बेरोजगारी का बनाया, महंगाई का बनाया, गरीबी का बनाया? मालूम है कि इस आधार पर अगर हम पोस्टर ही छपवाएंगे भी, लाखों रुपया खर्च भी करेंगे, लेकिन वोट एक नहीं मिलना, वोट जातिगत समीकरणों पर ही जाएगा। तो पूरा सिस्टम ही बदल गया है। मतलब कहीं कोई मतलब ही नहीं रह गया है विकास का इसका। और जनता भी इस देश की, कैसी विडंबना है, दुर्भाग्य है कि जनता भी पूरी तरीके से उसी आधार पर बटी हुई है। बिल्कुल। राजनीतिक दल उसका दोहन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए राजनीतिक दलों को ही दोषी नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं इस प्रदेश की, देश की जनता को। कि जो जनता को यही मजा आ रहा है, लुभावने- जनता तो इसमें हम जैसे वोटर्स तो इसमें मजा ले रहे हैं ना। ऐसे कई वोटर इनको बहुत अच्छे लगे। क्या क्या ये देखिए अखिलेश जी ने क्या बयान सुना, कई लोग मेरे दोस्त हैं, मुझे अभी मैं जब रात में उनसे मिलूंगा तो मुझे 4-5 बयान दिन भर के निकाल के रखे होंगे। देखो ओवैसी ने जी ये कहा था, और देखो फिर मोदी जी ने ये कहा, फिर योगी, तो 8-10 बयान होते हैं चला रहे, फिर चर्चा होती है, फिर रात भर कई चर्चा हो रही। पूजा मिश्रा जी, पूजा जी जितना मुझे जानकारी है कि होर्डिंग बैनर पोस्टर को आप बहुत अच्छे से समझती हैं, और जैसे जैसे ये होर्डिंग बैनर पोस्टर जो लग रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद में लगे, चाहे वो काशी में लग जाए, लखनऊ में लग जाए, ये होड़ है अपने नेता को ये दिखाने के लिए कि हम आपके लिए कितना सोच रहे हैं, या सिर्फ उनकी नज़रों में आने के लिए, या सच में कोई आइडियोलॉजी है कि इससे लगाएंगे तो लोगों में फ़र्क पड़ेगा? और देखिए विशाल जी, पहले तो आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता होर्डिंग लगाते हैं वो जनरली इस मुद्दे के साथ में लगाते हैं कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डाले और जनता के बीच में जो मैसेज गलत फैल रहा है उसको कहीं रोका जा सके और एक सौहार्द का माहौल बना सके। और कई बार ऐसा भी होता है विशाल जी की कार्यकर्ता जो है अति उत्साह में कुछ गलत होर्डिंग भी लगा जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस पर समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई भी किया हुआ है। हम गलत होर्डिंग का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। आप कार्यकर्ता हैं, आपको लगता है कि आप समाज में मैसेज देना चाहते हैं, आप अच्छे होर्डिंग लगा रहे हैं जिसमें समाज को अच्छा मैसेज जा रहा है, तो फिर ठीक है। अगर आप पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं होर्डिंग के द्वारा तो भी ठीक है। अगर आप गलत मैसेज दे रहे हैं तो समाजवादी पार्टी उस पर जो है कार्रवाई भी करती है। अभी मैं पत्रकार मोदी जी को, प्रमोद जी को सुन रही थी तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। हाँ, हम लोग भी जब बचपन में थे तो पॉलिटिक्स में मैंने पढ़ी नहीं हुई है, क्लास 10 तक जितना पढ़ा हुआ तो उसमें कहा जाता था कि मेरे टीचर ने बोला हुआ था कि जो नेता होता है वो मिरर इमेज होता है जनता का। तो अगर कहीं पे कोई आपको नेता दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि जो है अगर उन्होंने उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना होगा तो जनता कैसी होगी। पर अब मुझे आकर के जो है मैं राजनीति में हूँ, मुझे 10 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 11-12 साल हो रहे राजनीति में। तो मुझे लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये जैसे अभी प्रमोद जी कह रहे थे कि बदलाव की जरूरत है, सारे मतलब इन्होंने बिल्कुल बैलेंस कर डाला कि जनता भी जिम्मेदार है, पॉलिटिकल पार्टीज भी जिम्मेदार है। ऐसे नहीं होता है, स्टैंड लेना पड़ता है।
कि जो है हम इसके साथ में हैं या इसके विरोध में हैं। अगर देखा जाए, ये बहुत आसान होता है विशाल जी कि हम आपको भी क्रिटिसाइज कर दें और उनको भी क्रिटिसाइज कर दें, पर ये चुनना कि कौन जो है, अगर मुद्दे की बात इन्होंने कहा कि मुद्दे की बात करे, जनता मुद्दे पे वोट नहीं कर रही, तो समाजवादी पार्टी ने मुद्दे की बात की थी। यूं ही नहीं 69,000 भर्ती के जो अभ्यर्थी थे उनको ये कह दिया गया था कि तुम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो। जो भी अभ्यर्थी आरओ पेपर लीक में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन पे लाठियां भाजी जा रही थी, उनको कह दिया गया था कि आप राजनीति से प्रेरित होकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो। आपको पता ही होगा विशाल जी कि जब धरना दे रही थी पहलवान महिलाएं, तो उन्हें भी कह दिया गया था कि ये अच्छा जो है पूजा जी, मेरा एक राजनीति के तहत सवाल है धरना दे आपसे। रही है। आप लोग इतने आरोप हम पत्रकारों पे लगा देते हैं, अगर आज कोई चीज़ प्रमोद जी ने कह दी तो आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं होता, स्टैंड लेना पड़ता है। 10 मामले होंगे ऐसे राजनीतिक पार्टियों को, तीनों बड़े राजनीतिक दल हैं, एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, एक ने देश में सबसे ज़्यादा राज किया है और एक अपने तीसरी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो टॉप मोस्ट तीनों पार्टियां आज मेरे पास हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन खाली जी प्रमोद जी, मैं आता हूँ आपके पास, एक ब्रेक का इशारा यार, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं, सुनील द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, सुना आपने दोनों ही, एक पूर्व मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री के बयान को, प्रमोद जी को भी सुना, पूजा जी को भी सुना, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सर्वप्रथम आज इस डिबेट में उपस्थित सभी जनों को हमारा सादर जी नमस्कार। नमस्कार। और विशाल जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, क्योंकि आज का विषय जो है, आज के दोनों मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी के जो वक्तव्य थे वो एक राजनीतिक अपराधी को लेके और पुलिस के ऊपर कुछ आरोप थे। देखिए, मैं एक बड़ी स्पष्ट बात कह दूं कि भारतीय राजनीति में, शायद प्रमोद गोस्वामी जी इस बात से सहमत होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारतीय राजनीति में राजनीतिक अपराधीकरण का अगर पाठ्यक्रम किसी पार्टी ने निर्धारित किया है तो वो समाजवादी पार्टी है। इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की विशेष करके राजनीति में, समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट दिए, अपराधियों को परिश्रय दिया। आज भी वो वीडियो फुटेज, शायद आप लोग, पूजा जी जा करके, उस समय पूजा जी बहुत छोटी रही होंगी, शायद जा करके देख लें, यूट्यूब में मिल जाएगा। मऊ के वो दंगे और आपका एक विधायक खुली जिप्सी में उन दंगों का नेतृत्व कर रहा था। आप अपराधियों की बात करते हैं, अब आप कह रहे हैं कि 112, 100 से 112 नंबर हो गया पुलिस का। बिल्कुल सही है, नंबर 100 ही है। ये जो 12 बाद में बढ़े हैं, ये 12 बज गए अपराधियों के चेहरे पे। आज भय मुक्त प्रदेश है। पूजा जी, आज हमारे आपके घर की बहन बेटियां शाम को, रात में लेट आवर्स तक कहीं भी जा सकती, आ सकती हैं। वो अराजकता का माहौल भी देखा है महिला विद्यालय और विश्वविद्यालयों के बाहर। वो खुली जिप्सी में, वो खुली हंटर गाड़ियों में वो झंडे भी हम लोगों ने देखे हैं। तो अपराधीकरण के विषय में आदरणीय अखिलेश यादव जी जो अपना व्यक्तित्व, आज अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, एटलीस्ट उनके जैसे व्यक्ति से, उनसे जैसे समझदार व्यक्ति से ये शोभा नहीं देता है। और एक बहुत पुराना बयान है आदरणीय बहन मायावती जी का, जिन्होंने कहा था, मैं उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूं कि ये पार्टी गुंडा विशेष की पार्टी है। आप अपराधियों की बात करते हैं। आज कानून का राज उत्तर प्रदेश में कायम है। आज पुलिस का भय है, आज पुलिस का इकबाल ऊंचा है। आप बात करते हैं इसके लिए, और आप राजनीति का बात, अपराधी, आप यूपीएससी की भी आप बात कर रही थी, शायद गोस्वामी जी हमारी बात से सहमत होंगे। यूपीएससी का एक बार रिजल्ट आया था, मैं वर्ष भूल रहा हूं, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, जिसमें 80% अभ्यर्थी एक जाति विशेष से ही चुने गए थे और इतने ही प्रतिशत एक जिले विशेष से ही चुन के आए थे। और यूपीएससी के, और इतनी आजादी थी कि आयोग पे जाकर करके आप यादव आयोग लिख सके थे। अब तो लाठी चला दी जा रही है। लाठी चलाने की बात नहीं है। आपने चेयरमैन, पूजा, मैं आता हूँ आपके पास ना, पहले उनकी बात खत्म हो जाए, पूरा समय दूंगा पूजा आपको, आऊंगा आपके पास। पूजा जी मैं आऊंगा आपके पास, आता हूं आपके पास, रुक जाइए जरा, सुनील जी की बात खत्म हो जाने दीजिए। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इसी तरीके से पहलवानी करते हैं।
ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का एक तरीका बन गया है कि वो चैनल पे डिबेट नहीं करते हैं, पहलवानी करने लगते हैं। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी यही करते हैं। चलिए चलिए मुद्दे पे आते हैं भाई, मुद्दे पे वापस तो आते मुद्दा हैं। ये है, तो आप कम से कम पूजा जी, आपकी पार्टी, पूजा जी आपकी पार्टी वर्तमान की बात राजनीतिक अपराधीकरण का विश्वविद्यालय रही है, तो आपको ये शोभा नहीं देता है। तब से आप ही की सरकार है, आप- 2014 में आपकी पार्टी 2017 में आ गई उत्तर प्रदेश में, तो मैंने आप ही की सरकार देखी है और आप ही की सरकार में हालात विशाल जी ये पूजा जी का ये उचित नहीं है। आप पूजा जी पहले सुन की लीजिए राजनीति से भाई, आई सुन हैं, लीजिए सुन अपने- लीजिए। अपने मौके पे बोले। दुनिया के तो सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है भाई, थोड़ा तो मतलब ध्यान रखिए। सुनील जी, मैं सबसे बड़ी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं समाज का एक हिस्सा हूं। अरे और बिल्कुल, अरे पूजा जी भी नहीं, समाज अच्छा का अच्छा, हिस्सा एक है। बात बताइए, एक बात बताइए, अगर है तो उसमें मानने में दिक्कत क्या? अखिलेश जी चिल्ला चिल्ला कहते हैं ना देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, आप है तो मानिए। ठीक है देखिए ऐसा है ना कि जो 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 उनका पैतृक व्यवसाय उनको मिला है, बड़े रूप में मिला है, तो पैतृक व्यवसाय को पे तो घमंड सबको करना चाहिए। अब उनको मिला है उनका, भाई हम अगर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया है। अभी वो कह रहे थे कि अखिलेश जी का एक बयान था, मैं बड़ा अच्छा बयान था कि साहब इस चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी को हटा दिया जाएगा। अरे भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ लोग हटाए भी जाते हैं, हमारे यहाँ लोग रखे भी जाते हैं। आपके यहाँ क्या है? आपने चाचा को हटा दिया, आपको कोई हटा नहीं सकता। ये कौन सा लोकतंत्र है? आप तो राजतंत्र की बात कर रहे हैं। दूसरा, उनके शब्दों में बड़ा मेरे को आज आश्चर्य हुआ, माननीय अखिलेश यादव जी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुलिस का रेट बढ़ गया है। अरे क्या मतलब इससे पहले आपके टाइम में कुछ और रेट था? बोरी में भर के ले जाएंगे, ये शब्द कहां से आते हैं? ये संस्कृति का हिस्सा है। आप जिस संस्कृति से आते हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। पुलिस का रेट बढ़ गया, हम बोरी में भर के ले जाएंगे, ये उसी संस्कृति से आए हुए लोग हैं। तो राजनीतिक अपराधीकरण की जहां तक बात है विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप नहीं लग सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश था कि 0 टॉलरेंस की हमारी नीति है। आज किसी भी एक आम चलते हुए व्यक्ति से आप रोक करके पूछ लीजिए कि आज अपराध की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है, तो वो व्यक्ति आपको जवाब दे देगा। धन्यवाद। चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर शीतला प्रसाद पांडे के पास चलेंगे। आपने भी यूपी में उस समय आया जब यूपी बिल्कुल पीक आवर में रहा था, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री आपने भी दिए। फिलहाल आप यूपी में जनाधार तलाश रहे हैं, लेकिन तब भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे बयानों से आप बच रहे हैं, लेकिन आपके नेता तो बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, लेकिन और नीचे के लेवल के नेता आपके बात नहीं कर रहे हैं। मतलब प्रदेश के स्तर पर अब बात नहीं हो रही है। शीतला प्रसाद जी, चलिए शीतला प्रसाद जी शायद उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। हम तनुज दीक्षित आ गए, बहुत बहुत स्वागत है तनुज आपका, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तनुज, आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? एक तरफ मूल मुद्दे, एक तरफ डिवाइड एंड रूल। पहले हम लोग कहते थे कि भाई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, अब तो यह है कि बटोगे तो कटोगे। मतलब ये वो नारा आया जो एक चौथी क्लास के बच्चे से लेकर 80 साल के आदमी तक को रट गया। एक बयान ने पूरा, कहते हैं ना, चुनाव को ही बदल दिया है। चुनाव जैसे आया था चौकीदार चोर नहीं प्योर है, जब उस अंदाज से राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा तो पूरा वो नारा बन गया, और वैसा कि पूरा हर घर में लगने लगा। अब ये बज रहा है, लोगों को बाकायदा मैसेज आ रहे हैं, मंदिरों में लोगों ने तख्तियाँ लगा दी, बहुत लोग अपनी अपनी फ़ोटो लगा कि यही उनका काम है कि सिर्फ सुबह उठते 4 होर्डिंग बनवा के शहर में लगवा रहे हैं, सीधा काम हो गया। तनुज जी, देखिए क्या है, जिस तरीके से बटोगे तो कटोगे का जो नारा है, अब इस सिर्फ एक उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। हाल ही में केरला के राज्यपाल ने भी इसको लेकर के बयान दिया, और हमने पिछले हफ्ते देखा कि कनाडा के भी हिंदू मंदिर में जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद वहां भी यही नारों की गूंज थी। उत्तर प्रदेश तक सीमित ना होकर के एक अंतरराष्ट्रीय नारा बन गया है। देखिए, जिस तरीके से जातीय राजनीति को लेकर के इंडी ब्लॉक और घटक दलों के द्वारा हमेशा से राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर होते आ रही थी, वहीं बीजेपी ने इसके तोड़ में कटोगे तो बटोगे का एक नारा दे डाला। इससे जो
जाति के अंदर जो सहजाति है उसकी जो राजनीति होना थी वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से मुझे लगता है समाप्त हो गई, और इस एक नारे में सिमट करके सभी समीकरण जो है एक तरीके से बैठाने की कोशिश की गई है। और अब इसमें हम देख रहे हैं कि इस नारे के बाद में पोस्टर वॉर की जो है शुरुआत थ्रू आउट हो चुकी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी का रिपीट पोस्टर हो। हम देख रहे हैं ट्विटर पे आज भी जिस तरीके से एक नए पोस्टर की भी हुई है। वहीं महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि एक है तो सेफ है, मतलब कहीं ना कहीं बटोगे तो कटोगे के नारे का अलग वर्जन में एक समर्थन भी उसको विशाल हम देखते हैं। और कहीं ना कहीं यही एक उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि इन नारेबाजी या पोस्टर वॉर या इन जो अलग अलग स्लोगन दिए जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट जमीनी उत्तर प्रदेश की जो जनता है उन पर क्या पड़ने वाला है, क्या जाति समीकरण, क्या पीडीए का फॉर्मूला, क्या मुस्लिम घटक दलों पर क्या पड़ने वाला है, अल्पसंख्यकों पर, क्या ये बीजेपी के साथ मजबूती के साथ आ पाएंगे या फिर ये समाजवादी पार्टी के समर्थन में, इंडिया अलायंस के समर्थन में जाएंगे। तो ये बहुत ही एक अहम मुद्दा होगा कि इतने बड़े वॉर के बाद में, जिसका पोस्टर वॉर के बाद में जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, एक परिणाम क्या होगा। तो ये सिर्फ उपचुनाव तक ही सीमित नहीं है, ये मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट झारखंड में, महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव पर भी हमको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं देखिए दो चीजें, एक तो मैं पूजा जी का और द्विवेदी जी के दोनों को बातों का जवाब देना चाहे। पूजा जी ने कहा कि जनता और वो दोषी नहीं है, ये उनका मानना है। तो कौन दोषी है, हम दोषी हैं या आप दोषी हैं? जाति में किसने बांटा, हमने या आपने? महंगाई के मुद्दे पर कितने पोस्टर लगे हुए हैं, बेरोजगारी पे कितने पोस्टर लगे हुए हैं, कितने आंदोलन हुए हैं, ये आप बता दीजिए। जनता के सामने आप भी हैं, और मैं एक प्रवक्ता के रूप में नहीं, पार्टी को डिफेंड करने के रूप में नहीं, एक जर्नलिस्ट के रूप में, जो एक ऑनेस्टली पत्रकारिता का धर्म है वो मैंने यथार्थ रखी। ऐसा नहीं है, दोनों दोषी हैं। उसमें नेता जो है जातिगत आधार पर बांट रहे हैं। पोस्टिंग क्या जातिगत आधार पर नहीं होती? टिकट जातिगत आधार पर नहीं बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं? विकास के आधार पर बढ़ते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हुआ, इस यहां ही दे देंगे। किसी साहित्यकार को दे दीजिए, किसी जन सेवक को दे दीजिए टिकट, आप देंगे, जमानत चली जाएगी, क्योंकि आपके लोग लगेंगे नहीं, कार्यकर्ता लगेंगे नहीं। ये कड़वा सच है। अरे दूसरे प्रमोद जी, मुझे तो याद है राजू श्रीवास्तव की कानपुर लोकसभा से टिकट हुई थी। हाँ, वो अब स्वर्गीय हो गए, उनसे लोकल नेताओं ने पैसा मांग लिया, कहते आप लड़ने आए चुनाव, पैसा दीजिए। एक नहीं अनेकों हैं। द्विवेदी जी, आदरणीय द्विवेदी जी को भी ये बात कहते हैं। मैं एक चीज द्विवेदी जी आपके संज्ञान में ले आऊं, मैंने बहुत कवर किया है, भाजपा को भी, सपा को भी, कांग्रेस को भी, बसपा को भी, बहुत निकटता से उन सारे बड़े नेता है, मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से, व्यक्तिगत रूप से। द्विवेदी जी, ये बात आपकी सत्य है कि अपराधीकरण के लिए समाजवादी पार्टी को आपने जो बात कही है उससे मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन ये भी सच है कि अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले डीपी यादव को टिकट न देने के लिए अपने पिताजी से लड़ाई लड़ी थी, मैंने कवर भी किया था। अफजाल वो क्या नाम, वो अंसारी, क्या अफजाल के भाई, मुख्तार अंसारी को टिकट को लेके भी मैं मुलायम सिंह जी के पास ही बैठा हुआ था, और वो टिकट देने के लिए उन्होंने कहा कि इसको आप दे दीजिए, और उसके बाद उसका प्रखर विरोध जो है वो कर रहे थे अखिलेश यादव। तो अपराधियों को रोकने के लिए अखिलेश जी एक युवा पीढ़ी के थे, वो आए, उन्होंने ये सोचा कि शायद ये पार्टी की रीति ठीक नहीं है, और उन्होंने डीपी यादव को, मुख्तार अंसारी को, इनका टिकट का विरोध किया। मुझे बताइए कि किस राजनीतिक दल ने उनके इस बात का समर्थन किया? क्या भाजपा ने कहा कि नहीं अच्छा है, हम भी इस पर विचार करेंगे? क्या कांग्रेस ने कहा? क्या सपा ने कहा? ये लांछन लगा देना तो अपनी जगह ठीक है, यही राजनीतिक बयानबाजी हो गई है, लेकिन हम आपके गिरेबा में तो झांक लेते हैं, अपने गिरेबा में नहीं झांकते हैं। दूसरी एक बात, आपने कुछ चीजें सही कही। एक चीज और आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह जी के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा अपराधी उनके मंत्रिमंडल में थे। ये जरा आप दिखे, वो मुलायम सिंह के मंत्रिमंडल में भी उतने नहीं रहे। ये
मतलब वो तथ्य हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो भी सच है। लेकिन आज रात में, चूंकि आप भाजपा की बात है तो आप कहेंगे कि सपा दोषी है, पूजा जी कहेंगे कि द्विवेदी जी दोषी हैं, तो ये तो आप लोग करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये कड़वे सच और धरातल के हैं कि अपराधी के लिए किस राजनीति, अगर एक मान लीजिए पहल की अखिलेश यादव ने कि अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, तो क्या किसी राजनीतिक दल ने ये पहल की, इसका स्वागत किया? एक शब्द है कि नहीं ये अच्छा है? क्यों? इसलिए कि हम अगर ये कह देंगे तो उनका कद बढ़ जाएगा। तो ये चीजें हैं, ये यही मैं पूजा जी से कह रहा हूं। पूजा जी ये कड़वे सच है। खैर, एक आप प्रवक्ता के रूप में है तो आप चाह के भी अंदर से चाहती हैं, बाहर नहीं कह सकती, आपकी व्यवस्था है, या राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की मजबूरियां हैं। ये कड़वे, ये भी कड़वे सच है। लेकिन जानती आप, महंगाई से आप भी त्रस्त होंगी, बेरोजगारी से आप भी त्रस्त होंगी, गरीबी से आप भी त्रस्त होंगी। लेकिन जब आप आ जाएंगे तो कहेंगे कि भाजपा भाजपा आ पूजा जाएगी, तो मिश्रा तो कहेंगे छात्रों आप। का भी दुख जान सकती है ना, पीएचडी कर रही हैं, तो इनको तो छात्रों का भी दुख पता होगा। मैं पूजा जी से यही कह रहा हूं कि अब आज भी लाठीचार्ज हुआ और अखिलेश जी के बिल्कुल पता है ऊपर। कि पीएचडी पहले सबमिशन के लिए 2 लगते थे, अभी मेरे 5 साल कंप्लीट होते वक्त में 15,000 लग रहे हैं। मतलब मुझसे जो पहले 5 साल पहले किए 2,000 दिया उन्होंने, मैं 15,000 दूंगी। हो सकता है कि दूसरी सरकार आए, चाहे वो इंडिया गठबंधन की आए और चाहे एनडीए गठबंधन की आए, हो सकता है 20,000 देने पड़े, तब वो कहेंगे कि हम पहले 15 देते थे, अब हम 20 दें। अभी प्लान है, अभी हमारे जूनियर देंगे 20,000। चिंता मत लेकिन करिए, भाजपा तो छोड़ नहीं रही है, वो पूरा फिक्स कर रही है कि आपको पूजा जी, प्रताड़ित कर देना है। नहीं पूजा जी देखिए, वो हर कहीं ना कहीं आप में कमियां, हम में कमियां हैं, ये भी एक सच है, शाश्वत सत्य है। हर आदमी पूर्ण नहीं है, कमियां आपकी सरकार में भी हो सकती हैं और अन्य सरकारों में भी हो सकती हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि हम जनता के इशू को लेके उस पर नहीं, हम दूसरे, जो मैं आपसे कह रहा हूं, कबीराई राजनीति का अंग बन गए हैं। इससे हम लोगों को, हमारी तो बाकी तो राजनीतिक दल तय करेंगे, वो वैसे ही जैसे मैंने कहा कि अपराधी को टिकट देने का उन्होंने मंशा की, लेकिन बाकी लोगों ने साथ नहीं दिया, तो मजबूरी है। जब आप टिकट दोगे अपराधियों को हमें हराने के लिए, तो पर हम भी देंगे। ये जो प्रतिस्पर्धा, भौनी प्रतिस्पर्धा, गंदी प्रतिस्पर्धा जो शुरू हो गई है राजनीति में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे कहने का ये मतलब है, इशू चुनावी मुद्दे होने चाहिए, जनता के होने चाहिए। आप समाजवादी पार्टी में डॉक्टर लोहिया की किताबों लीजिएगा और उनके फर्रुखाबाद का जो बाई इलेक्शन था, दिनों से दोबारा इलेक्शन था, जिसमें वो 419 वोटों से जीते थे, उनमें क्या मुद्दे उठाए थे और आज क्या मुद्दे उठ रहे हैं। वो तब उन्होंने जनता के मुद्दे उठते थे। आप तो पीएचडी कर रही हैं, जरा उसको फर्रुखाबाद का और कन्नौज के 2 इलेक्शन के मुद्दों को देख लीजिएगा, और देखा तो इसमें हम आपकी मदद कर देंगे। पीएचडी अगर इस पर कर रही हो तो हम आपको डिटेल भी दे देंगे, मेरे पास रखे हैं अलमारी में, आप मतलब जब चाहें। लेकिन मेरे कहने का, इससे शायद आप सहमत होंगी, ठीक है, मतलब मजबूरी है, आपके दल की भी मजबूरी है कि जब उधर से बटोगे कटोगे आएगा तो इधर से भी कुछ जवाब जाएगा। लेकिन आज प्रतिस्पर्धा कटो बटो पे हो गई है, जोड़ो और घटो पे हो गई है। ये मुद्दे मैटर नहीं करते हैं, जनता की समस्या। ये राजनीतिक दल अभिभावक है प्रदेश के, माता पिता है अपने बच्चों के। अगर वही कटोगे बटोगे मरोगे पिटोगे, अगर यही होगा तो बच्चे हमारे क्या, वो राजनीति में वो जो पीढ़ी आएगी वो भी यही करेगी। और फिर आप मतलब जब बताया कि आप पीएचडी कर रही, तो मुझे तो और मतलब अच्छा लगा कि हाँ, एक पढ़े लिखे लोग कम से कम इसको शालीनता से समझने की कोशिश करेंगे। प्रवक्ता के रूप में आपकी व्यवस्था है, ये मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल। मैं ये तनुज के पास चलूँगा, फिर पूजा आपके पास आता हूँ। तनुज, एमपी से आपका खास लगाव है, आप वहाँ जाते भी हैं और एमपी के रहने वाले भी हैं आप। इंदौर एक पूरे देश में आइडियल सिटी है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जितनी मुझे जानकारी है। जी। उस शहर में कभी हमने ये नहीं देखा, वहाँ पर मैं इसलिए उसको इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ही साफ़ सफाई है, वहाँ लोग साफ़ सफाई पसंद करते हैं, खुद चाहते हैं यार गंदगी ना हो। यूपी में उपचुनाव होते हैं, यहाँ अन्यथा ना लिया जाए मेरी बात को, यहाँ पर आदमी पसंद क्या कर रहा है, वो अपने आप को नहीं देख रहा है, वो कोई दल हो। अगर सामने से, जैसे सब कुछ फॉलो करते हैं ना, तो भाजपा का ही राज चल रहा है 25, 27, 28 सालों से, तो वहाँ इंदौर को बिल्कुल क्लीन सिटी बना दी है। वो आज तक किसी ने कॉपी नहीं किया। हमने कॉपी क्या किया, एक बैनर लगा, बटोगे तो कटोगे, तो उसके अवज में हम लोगों ने इतना दिमाग दौड़ाया,
इतना दिमाग दौड़ाया कि ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे, ना हिंदू बटेगा ना मुसलमान बटेगा, एक रहेगा, क्या क्या स्लोगन बनने लगे। भले अपने घर में अपने बच्चों को जॉनी जॉनी एस पापा ना सिखा पाए, लेकिन बैनर में उनकी एक हस्ती फुरुस्कुराती फोटो के साथ ये नारे जरूर लग गए। ये सब नेताओं के लिए, 2-3 से तो मैं भी मिला, मैंने क्यों लगवा दिए तुमने? कह रहा भाई ये ट्रेंडिंग चल रहा है, लोग मार लाइक और रील बन रही तो ठीक है, 1-2 मुकदमे लग जाएंगे, राजनीति हमें भी करनी है। तो जब इस मंशा से राजनीति हो रही, पहले होता था कि मैं तो जिन मेरे कई रिलेटिव हैं जो छात्र संघ में, उन्होंने क्रांति लिख दी कि भैया प्लेन हाईजैक कर दिया आरक्षण के चक्कर में, मंडल कमंडल कमीशन आयोग में फर्जी डीएमएसपी बन के छात्रों को निकलवाने के लिए कर्फ्यू लगवा दिया। तो इस तरीके की छात्र राजनीति हुआ करती थी। अब राजनीति कैसी हो रही कि आपने एक्स पे लिखा, इधर से हमने लिख दिया, नहीं कोई मतलब नहीं है, ये नहीं, ये गलत है। तो राजनीति की भूगोलिक स्थिति बदल चुकी है अब तो तनुज जी, और आने वाले 10 सालों हमें लगता है कि हम लोग ऐसे ही चर्चा करेंगे और डिजिटल हो जाएगा सब कुछ, कि कोई कहीं जा ही नहीं रहा। कोविड के काल में हम लोगों ने फील किया है ना कि डिस्प्ले लगा के, अब वहीं से होगा सब कुछ, फिर बटोगे कटोगे और फिर क्या क्या हो सकता है, रील बना के हम लोग प्रचार कर रहे हो नेता लोग, जो अच्छी रील बनाएगा वो जीतेगा, वोटिंग सिस्टम भी ना खत्म हो जाए। तनुज जी। देखिए विशाल जी, काफी सारे मुद्दे ऐसे होते हैं। आज अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर की जो नागरिक है वो इन सब बातों से ऊपर उठ करके एकता का बहुत अच्छा परिचय भी देते हैं, और यही एक विशेषता है। कोई शहर स्वच्छ बन रहा है तो उसमें निश्चित रूप से नागरिकों का योगदान भी उतना ही है जितना सरकारों की कोशिश और नगर निगम की पहल है। तो कहीं ना कहीं इंदौर के नागरिक भी बहुत जागरूक और सजगता के साथ में इन चीजों को लेते हैं। वहीं चुनावी वातावरण की अगर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक स्तर, भूगोलीय स्तर के साथ साथ बहुत देश में बहुत अलग इंपैक्ट रखता है। आज उत्तर प्रदेश से की राजनीति और वहां के जो भी चुनाव होते हैं उनके नतीजे, परिणामों की स्थिति से पूरे देश के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, और ये बात सत्य है। और जब वहां से इस तरीके की जातीय कहेंगे जातीय रूप से जो स्लोगन्स की जब शुरुआत होती है तो वाकई में ये एक चिंतनीय विषय भी है। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व एजेंडा हो, चाहे सपा हो, चाहे इंडियन अलायंस के अदर दूसरे कांग्रेस हो, अन्य घटक दल हो, लेकिन सभी सिर्फ एक चुनाव में, क्या ये उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण 9 सीटों के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उसके लिए जातीय जो है स्लोगन्स की आवश्यकता पड़ गई? क्या 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 स्लोगन्स के ऊपर जो कार्य करने की आवश्यकताएं हैं, क्या वाकई में ये बात सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, क्या यूपी के अंदर सपा ने भी कहीं घोषणा करी कि कल को अगर वो चुनाव जीतते हैं इन उपचुनाव में तो उसको देश में या कहीं हम स्वच्छता में या किसी और चीज में हम नंबर 1 आने की कोशिश करेंगे, चाहे वो करन हो, मऊ, कहीं कोई भी सीट हो? क्या कहीं पे भी ये घोषणा की गई है? क्योंकि देखिए अखिलेश यादव अपनी सीट छोड़ करके लोकसभा पहुंचे हैं, क्या उनकी सीट से भी जहां पर तेज यादव चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वहां से भी इस तरह की कोई घोषणा है? तो ये बहुत चिंतनीय विषय है कि जनता के लिए, प्रदेश के लिए क्या हितकारी योजनाएं हैं, क्या पार्टियां करने वाली है, वो इस उपचुनाव में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है विशाल जी। अरे अभी हम लोग को सबको देना चाहिए। अभी हम लोग बहुत चिंता कर रहे थे कि वहाँ कमला हैरिस जीतेंगे या डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, और जब वहाँ के मुद्दे आप देखिए कि हम यहाँ घुसपैठियों को रोक देंगे, हम यहाँ ऐसा करेंगे, वहाँ के अगर 1-2 मुद्दे भी जो सार्थक मुद्दे हैं, घुसपैठिए तो यहाँ पे भी बात चल रही है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे थे उनके कि भाई हम ऐसे ऐसे रोजगार की बात करेंगे, हम इसकी बात करेंगे, वहाँ तो प्रेसिडेंट डिबेट इस पे हो जा रही है, और यहाँ हम इसमें परेशान हैं कि थानेदार गए तो बोरा ले आए तो रेट तय हो गया, और करना पता सबको है, लेकिन सुनना हम यही चाह रहे हैं। पहले गाने लिखे जाते जी। विशाल जी एक मिनट, पूजा जी देखिए, अभी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने एक बात कही कि वहां की सफाई के लिए वहां की जनता भी उसके लिए हकदार है या उसमें सहयोगी है। यही मेरा कहना है कि यहाँ की जनता भी उसमें बढ़ गई है और नेता भी बढ़ गए हैं। इस बात की इन्होंने पुष्टि की है, आंशिक रूप से ही सही, लेकिन अर्थ वही है जो मैं कह रहा था। जी पूजा जी कुछ कहना चाह रही हैं? प्रमोद जी, ये तो तनुज जी, प्रमोद जी और विशाल जी की जिम्मेदारी होगी ना कि जो है जनता को बोले कि ऐसी चीजों पे ना जाए, क्योंकि मैं बोलूंगी ना, बोलेंगे नहीं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, उनसे ही प्रेरित होगी, वो मेरी बातों पे बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि मान के चलेंगे समाजवादी पार्टी। ये जनता की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, अभी जो है तनुज जी ने बोला कि जो मुद्दे की बात है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी विशाल जी हमेशा से मुद्दे की बात करती रही। टिकाना स्टेडियम हमारी सरकार में बना,
आगरा एक्सप्रेस वे हमारी ही सरकार में बना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस जो डाल 100 हुआ हमारी ही सरकार में हुआ, 1090 हमारी सरकार में हुआ, सबसे बड़ा जो है गार्डन बना हुआ जो वो लखनऊ में, वो भी हमारे ही सरकार में हुआ। अगर आप अभी देख रहे होंगे जो फ्लाईओवर का जाल बिछ रहा है, विशाल जी ऐसा तो है नहीं कि 5 साल में आपने टेंडर पास कर लिए, सारी चीजें कर ली और जाल बिछाने लगे। जाल जो बिछ गया ना 5 साल में, क्योंकि हमारी सरकार में काम हो चुका था, आपको सिर्फ ग्राउंड पर डिलीवर करना था, पेपर सारे काम हो रखे हुए थे। तो ये काम पे हम चर्चा कर रहे हैं। अभी इन्होंने बोला कि हम जाति की बात कर रहे हैं, नहीं हमने जाति की बात नहीं की, हमने सोशल जस्टिस की बात की। अगर जिसको लगता है कि जाति की बात हो रही है तो मैं प्रमोद जी जानते होंगे, मुझे उतना इतिहास नहीं पता, पर मुझे पता है कि लास्ट जातिगत जनगणना अंग्रेज के समय में हुई थी 1930 में, और उन्होंने भील मुस्तहर जैसे जातियों को बाहर छोड़ दिया था जो उनके समर्थन में नहीं थे। तो आपने उनकी जातिगत जनगणना करी ही नहीं, और आपको भी पता होगा जो उत्तर प्रदेश के एसटी है, मुसहर है, वो प्राथमिक विद्यालय भी नहीं जाते हैं, उनका आपको आता पता ही नहीं। उनका हम लोग कहते हैं मुशायरा का डेरा है, वहां से नहीं निकल के आते। तो जब तक आप जानेंगे नहीं कि वो 10 है कि 20 है, आप उनको स्कूल तक लेकर के कैसे चले जाएंगे, हायर एजुकेशन की तो दूर की बात हो गई है। तो इसके लिए हम पीडीए का नारा देते हैं, हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं। और बाकी सरकार है, सरकार जो एजेंडे को चलाना चाहती है। अभी देखिए कुछ दिनों पहले जो है साक्षी मलिक जी का जो किताब आई थी विशाल जी, तो बहुत चर्चाएं चल रही थी। उन्होंने बोला कि राजनीति से प्रेरित थी। उन्हीं साक्षी मलिक जी के जो है एक चैप्टर में अब ये भी लिखा हुआ है कि ब्रिजभूषण शरण जो है मोलेस्ट किए, पर वो पर डिस्कशन ही नहीं हो रहा, जबकि उसमें क्या डिस्कशन हो रहा था कि ये पोल खुल गई प्रोटेस्ट की, पर अब डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो मीडिया का जो प्रेस जो इंडेक्स जो हमारा गिरा है, इंडिपेंडेंस इंडेक्स, वो इसलिए ही गिरा है क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोल चल रहा है गवर्नमेंट का, और जो चीजें जनता तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। मैं सब्जी गई थी लेने के लिए क्योंकि ठंडी आ गई, तो मैं लहसुन ले रही थी, तो वहां पे 700 रुपए किलो लहसुन था। तो वो सब्जी वाला कहता है ये जो है सचिन तेंदुलकर बनेगा। मुझे समझ में नहीं आया, बोला ये 1000 पार करेगा, 1000 रुपए किलो ज्यादा जाएगा, ये सचिन तेंदुलकर बनने जा रहा है। तो ये तो महंगाई का आलम में आपने जनता इतनी प्रताड़ित, उस पर डिस्कशन नहीं कर सकती है। और समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी, ऐसा नहीं है कि जब वो मछली पे वोट नहीं दी, जब उसने मुजरे पे वोट नहीं दिया, जब जो है राम मंदिर पे वोट नहीं दिया जनता ने, तो आप ये कैसे मान रहे हैं कि जनता ने सिर्फ पीडीए पे वोट दे दिया हुआ है? पीडीए पे नहीं दिया, जनता ने अपने मुद्दों पर वोट दिया है। जब आपका ध्रुवीकरण कहीं नहीं चल पाया, आपने क्या क्या नहीं बोला, आपने कहा कि अगर जो है इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो ये भगवान श्री राम जी के मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे, अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे। आपने कहा कि ये श्रावण के महीने में मछली खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को चुनने का कार्य किया, इंडिया ब्लॉक को चुनने का कार्य किया, क्योंकि हम उनके मुद्दों को लेकर के मुखर थे। हो सकता है कि जो है बाहर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ना दिख रहे, वो कह रहे तीर वगैरह में फेल रहे होंगे, जो कि आपकी सरकार कर पाती है, पर हम जनता के बीच में है। और आज भी अगर हम बात कर ले बाई इलेक्शन की, तो भी हम जनता के बीच में, हो सकता है कि हम तक कवरेज कम पहुंच पा रही होगी, क्योंकि अभी उनके वहां प्रचार करने जो जाते हैं वो तो या तो मंत्री होते हैं या विधायक होते हैं या पूर्व मंत्री हो रहे होते हैं, उनके यहाँ प्रेजेंट मंत्री है। हमारे यहाँ अगर मंत्री जाएंगे तो पूर्व मंत्री होते हैं ना, तो प्रेजेंट मंत्री का कवरेज ऑब्वियसली पूर्व मंत्री से ज्यादा होगा, तो ज्यादा दिखेंगे भी और ज्यादा चलेंगे भी। अगर पूर्व मुख्यमंत्री कहीं पे जाके कर रहा होगा रैली, उसी समय पे मुख्यमंत्री कर रहे होंगे, तो वैसी बात है कि मुख्यमंत्री का चलेगा, पूर्व मुख्यमंत्री का तो चलेगा नहीं। पर हम जनता के बीच में है, मुद्दों को लेकर के मुखर है। पर प्रमोद जी आपकी बातें हम बहुत जो है ज्ञानवर्धक है, हम लोग इसको आगे बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। बिल्कुल पूजा जी, खाली एक सेंटेंस कह दूं कि आपने मेरी बात की पुष्टि कर दी। अखिलेश जी ने इतने काम किए, जो मैं कहना चाहता हूं उसको जरा सोचिएगा कि चाहे कान्हा स्टेडियम हो, चाहे आगरा एक्सप्रेस वे हो, चाहे मेट्रो हो, और चाहे कैंसर संस्थान हो, ये सारे इतने खोल दिए। इतने पिछले 8 वर्ष में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जीता कौन? जनता ने वोट किसको दिया? अखिलेश को दिया, आपकी पार्टी जीती, इसलिए जनता भी दोषी है, मैं ये कहना चाहता हूं। और आपने मेरी उस बात की अपरोक्ष रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी है। जी, मैं फाइनल कमेंट लूंगा सुनील जी से। सुनील जी, सुनील जी आपकी आवाज अब तक नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सुनील जी अनम्यूट कर लीजिए। सुनील जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार सुनील जी का ऑडियो चेक कर लीजिए, क्या आवाज नहीं आ रही सुनील जी? सुनील जी की आवाज नहीं हम तक आ रही है। हाँ जी, मैं प्रमोद जी की बात से सहमत हूं, एक प्रवक्ता के रूप में भी सहमत हूं कि मूल मुद्दों से, जनता के सरोकार के मुद्दों से कई बार पॉलिटिकल पार्टी भट जाती है और चुनावी मुद्दे उस समय हावी हो जाते हैं।
ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसकी शुरुआत कहां से हुई? हमें यहां तक याद है माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में भी MY फैक्टर हिडन होता था, परिदृश्य सामने नहीं आता था। आज आपका पीडीए बैनर पे आ गया है। पूजा जी पीडीए में कहां पे आती हैं? मैं पीडीए में कहां पे आता हूं? हम भी तो नागरिक हैं इस देश के, हम पीडीए में नहीं जाते हैं। हमारा अधिकार नहीं है, हमारे दर्द नहीं है, तो हम पीडीए में क्यों नहीं? आप 3 लोगों को ही लेकर शासन करेंगे? आप राजनीति तो कर ही रहे जाति के आधार पर, और उसके बाद जब बटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये आपको बुरा लगता है। अरे एकता की बात आपको क्यों बुरी लगती है? हम तो एकता की ही बात कर रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि देशवासी एक रहें। तो मुद्दा यहां पर सामयिक। अच्छा, अब आई जनता के सरोकार की बात। मैं कुछ जुड़ा हूं उस तरह के कार्यों से, मैं बता सकता हूं। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जब वो आयुष्मान कार्ड लेके गरीब आदमी थ्रेसर में हाथ चला गया, इंजन के पट्टे में हाथ आ गया, पैर कट गया, जब जाता है कभी देख लीजिएगा उसकी आंख से गिरे हुए 2 आंसू भी, वो भी अपने आप को धन्य महसूस करता कि मैं कम से कम 5 लाख का बीमा मेरा था। राशन लेने वालों की भीड़ में सब लोग ऐसे नहीं है, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में भोजन नहीं बनता है। बिल्कुल। तो भाजपा सदैव खड़ी रही है। हिंदुत्व क्या है? जीवन शैली है ना, हम जीवन शैली की बात कर रहे हैं, हम एकता की बात कर रहे हैं। जनता के सरोकार के मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ी रही है, खड़ी रहेगी। हाँ, मैं प्रमोद जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि राजनीति के क्षेत्र में जो बदलाव आया है, गिरावट शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, उसमें परिवर्तन आना चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे जरूर छुए जाने चाहिए जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए हैं। इसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को उसी डायरेक्शन में कार्य करना होगा, अदरवाइज उत्तर प्रत्युत्तर का दौर चलता रहे। बिल्कुल। मैं तो कल भी डिबेट पे था, तो मैं तो यही कह रहा था कि भाई सारे जितने भी राजनीति वाले होंगे कुछ मुद्दे छोड़ राजनीति करनी चाहिए। वो रोजगार पर एक बात करें, वो एक टेबल पर आकर बात करें, स्वास्थ्य पर आके बात करें, जो युवा वर्ग है उसको कैसे रोजगार के लिए बढ़ाना है, कैसे उनको अगर नए स्टार्टअप और उनको बताने के लिए कम से कम एक टेबल पे आएंगे ना सारे राजनीतिक दलों, और सबको ये फायदा होगा। हम कह रहे 2 करोड़ रोजगार नहीं, आप 10 लाख दोगे, लेकिन वो 10 लाख भी अगर होंगे तो आने वाले 10 लाख के लिए एक आइडल बनेंगे और लोग उस पर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे उपचुनाव में जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, नए नए नारे निकल रहे हैं, ये नए नए नारे लोगों की आम बोलचाल और जीवन शैली में उतर गए हैं। कभी कोई बच्चा बोला करता था कि भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, इस तरीके के स्लोगन बोलते थे, लेकिन आज जब आप कभी किसी बच्चे से मिलिए तो उसका पिता ही कहलवाते मिलेगा कि वो बेटा नारा सुना दो तो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, हमसे जुड़ोगे तो सेफ रहोगे। इस तरीके के नारे अमूमन आम बोलचाल में, हंसी मजाक में भी लोग कह रहे। खैर, ये जो 20 तारीख को होने वाले उपचुनाव है 9 सीटों पर, उसने यूपी नहीं पूरे देश का जो सियासी पारा है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि जब 20 तारीख को वोटिंग होकर 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो जनता किससे जुड़ेगी और किसको उसने अपने साथ जोड़ा होगा, ये बड़ी बात है। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।